नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भगवान वैष्णव आपके लिए एक बहुत अच्छा पेपर लेकर आने वाला हूँ। आज डे 3 है। जी हाँ, आज हमारे पाठ का तीसरा दिन है। तीसरे दिन के अंदर हम बात करेंगे अध्याय आपका 13 से लेकर 18 के बीच यानी 6 अध्यायों के बारे में। दोस्तों, आप एक चीज़ देख सकते हो, अभी टाइम क्या हो रहा है, रात के बज रहे हैं कितने, 11 बज रहे हैं। रात के कितने, 11 बज रहे हैं। और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, एडिट करके डालूंगा 12 बजे तक और 9 बजे है आपका पेपर। जिसने भी 2 वीडियो पहले नहीं देखे वो ज़रूर देख लेना। और ये है तीसरा वीडियो, घर वाले भी मार सकते क्योंकि इतनी आधी रात को वीडियो बनाए, तो आप सोच सकते हो। जो अपना पहला अध्याय है वो है 1857 ईस्वी का विलय कारण एवं परिणाम। 1857 ईस्वी का विलय विप्लव कारण एवं परिणाम क्या थे, तो आपको बता देता हूँ। 1857 क्रांति के जो मुख्य कारण वो 5 थे। कौन कौन से थे? एक राजनीतिक कारण, एक सामाजिक और धार्मिक कारण, एक आर्थिक कारण, एक सैनिक कारण था और एक तात्कालिक कारण था। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। राजनीतिक कारण के बारे में पूर्णतः डिटेल से जानते हैं। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। ठीक है, राजनीतिक कारण ये थे। और जमींदार वो सरदार की भूमि है जो राज्य के अधीन ले ली। रानी लक्ष्मीबाई को दत्तक पुत्र न देने के लिए अनुमति। ठीक है, और जो सामाजिक कारण क्या थे? ईसाई धर्म जबरदस्ती स्वीकार करवाना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना, हिंदुओं के पुराणों की निंदा करना। और जो आर्थिक कारण थे वो थे इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति हो गई थी। इस कारण भारत का माल बाहर ज़्यादा जा नहीं रहा था, ज़्यादा कर लगा रहे थे। इस कारण भारत का माल है जो ज़्यादा महंगा हो गया। और औद्योगिक क्रांति के मशीनीकरण के द्वारा जो इंग्लैंड का माल था वो सस्ता हो गया था। अंग्रेज़ों के व्यापार नीति पर भारतीय जनता पर कर लगा दिया। इस कारण सैनिक कारण क्या था? सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, परेड में भ्रष्टाचार किया जाता था। और तात्कालिक कारण क्या था? 1856 में चर्बी वाले कारतूसों का मतलब ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि 1856 में चर्बी वाले कारतूस जो उनको मुंह से खोलना अनिवार्य रूप से मुंह से खोलने वाले थे, इसलिए नाराज हो गए। और बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। कब किया बैरकपुर छावनी में विद्रोह? 10 मई 1857 को तो मेरठ में हुआ था, उससे पहले मंगल पांडे ने कर दिया था। कब किया था? मार्च के अंदर किया कर दिया था उन्होंने, शायद 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह से 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ। अब बात करते हैं 14वां अध्याय। 14वां अध्याय है राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजोलिया और शेखावटी। बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ 1913 में साधु सीताराम के नेतृत्व में शुरू हुआ। 1917 में इस आंदोलन का जिम्मा वो विजय सिंह पथिक ने उठा लिया। किसानों पर 84 प्रकार की लागबागें थी जिन्हें देने से इनकार कर दिया किसानों ने। प्रथम विश्व युद्ध का जब चंदा लेने के लिए किसानों के पास पहुंचे तो महाराणा एवं ठाकुर ने दमनकारी नीति अपनाते हुए उनसे चंदा वसूलने की कोशिश की, जो विजय सिंह दत्ता ने मना कर दिया। और जब उनको ज़बरदस्ती दमनकारी नीति से अपनाने की कोशिश की तो ये विजय सिंह दत्ता हैं जो कोटा में चले गए भागकर। और गणेश छत्र विद्यार्थी जो एक पत्रिका चलती थी उसके द्वारा गांधी जी और तिलक को संदेश भेजा कि यहाँ पे ज़बरदस्ती लागबागी ली जा रही है। तब ब्रिटिश सरकार की नज़र में ये आई और 35 प्रकार की लागबागें वो माफ़ कर दी और 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। अब दूसरा अध्याय दूसरा है शेखावटी, जो 1946 में हीरालाल शास्त्री के माध्यम से इसको समाप्त किया था। और इसका उदय कैसे हुआ? शेखावटी किसान आंदोलन मुख्य आर्थिक शोषण के विरुद्ध हुआ था और ये आंदोलन ज़्यादातर जागीरी क्षेत्रों में हुआ। इसी कारण से सीकर आदि आंदोलन भी इसी कारण से हुए थे। चलो अब अगला पार्ट था हमारा कि गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत कौन थे। आपको मैं बता दूं, गोविंद गिरी है जिसका जन्म 1818 में डूंगरपुर में हुआ था। आंदोलन भक्ति आंदोलन उन्होंने चलाया था। इसके अंतर्गत भीलों में राजनीतिक व शोषण से मुक्त करवाना था। ठीक है, अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1883 में समसभा की स्थापना की थी। और इन्होंने 1903 में महानगढ़ पहाड़ी पर पहला सम्मेलन किया। और 17 नवंबर में महानगढ़ पहाड़ी को 17 नवंबर कब 1913 में महानगढ़ पहाड़ी पर एक अधिवेशन बुलाया जिसके अंदर गोलीबारी द्वारा 1500 भील मारे गए और गोविंद गिरी को 10 साल के लिए जेल हो गई। उसके बाद इसका नेतृत्व संभाला वो मोतीलाल ने संभाला। मोतीलाल कौन थे? इनका जन्म 1886 में बांसवाड़ा में हुआ था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का मसीहा भी कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, भीलों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। भील इन्हें बावसी के नाम से पुकारते थे। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था, इसे
बहुमत आंदोलन भी कहते हैं। 1921 में मातरकुंडा चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ इन्होंने नीमड़ा चित्तौड़गढ़ के 2 अप्रैल 1921 में सम्मेलन किया, जिसमें गोलीबारी के द्वारा 1200 सैनिकों को जान चली गई थी। अब बात करते हैं 16वां अध्याय। 16वां अध्याय राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलनों में प्रजा मंडलों का क्या योगदान था, विशेषकर मेवाड़, जोधपुर और भरतपुर का। मेवाड़ आपको बता दूं 14 अगस्त 1938 को इस मेवाड़ रियासत की स्थापना हुई थी और माणिक्यलाल वर्मा जो मुख्य रूप से थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर इसे गैर कानूनी रियासत घोषित कर दिया गया था। अब बात करते हैं भरतपुर रियासत। भरतपुर में अंग्रेजों ने दमनकारी नीति से राज्य संघ दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 1928 में भरतपुर राज्य संघ की स्थापना की। इसका विशेष श्रेय वो किरण लाल जोशी को जाता है। अब बात करते हैं जोधपुर का क्या योगदान ना। जोधपुर या मारवाड़ 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। भंवरलाल जी को इसका मुख्य श्रेय जाता है और वही इनके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलो अब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में ये सभी शामिल थे। अब चलो बात करते हैं, लास्ट बात है अध्याय 11 राजपूतों की रियासतों का विलय तथा राजस्थान राज्य का निर्माण। तत्कालीन राजपूतों के एकीकरण व 7 चरणों में 7 चरण बढ़े, इसलिए आपको नहीं बता रहा क्योंकि कल एग्जाम है यार। चलो निर्माण तत्कालीन राजपूतों की 19 रियासतों एवं 3 चिकलिफ वाले क्षेत्रों में एकीकृत कर लिया। 30 मार्च 1939 को राजस्थान का गठन किया गया। यह आ सकता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन टोटल 3144 दिन लगे थे और राजस्थान राज्य भौगोलिक के आधार पर 9 भागों में विभाजित है। अब बात करते हैं अध्याय 18 की तरफ। 18 अध्याय है राजस्थान में महिलाओं की स्थिति क्या है व उनके उत्थान का प्रयास किया गया है। खेलकूद आर्थिक सामाजिक धार्मिक रूप से सर्वसंपन्न है। वर्तमान में महिलाएं स्वनिर्मित आत्मनिर्भर है और पुरुषों के बराबर हैं। ये तो इनकी वर्तमान स्थिति और इनके उत्थान के प्रयास के लिए शिक्षा का उच्च प्रसार हो रखा है और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो रखा है। और इन्हें एक और है पेंशन, आर्थिक रूप से इनको मजबूत बनाया जा रहा है और बहुत सारी नई नई योजनाओं के तहत महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आई होप अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब करें। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है एक और मजेदार वीडियो के साथ। मैं भगवान वैष्णव स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। डे 1 HI02 यानी राजस्थान का इतिहास 1206 ईस्वी से जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 3 वीडियो लेके आऊंगा जिसमें से आपके 70 में से 70 नंबर आने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो ये फर्स्ट दिन का डे 1 का वीडियो है। तो चलो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 है राजस्थान इतिहास के स्रोत। सबसे पहले आपको जानना होगा स्रोत क्या है। स्रोत यानी किसी वस्तु या स्थान के मूल को स्रोत कहते हैं। राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सबसे प्रामाणिक है, यानी पुराने जो स्रोत है वो सबसे प्रामाणिक है। इनमें से मुख्य रूप से उत्खनन सामग्री, शिलालेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र एवं भवन, मूर्तियां, चित्र आदि शामिल है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अब आपको बता दें कि अशोक का अभिलेख भी पुरातात्विक अभिलेखों में से है और मंडोर का अभिलेख भी मुख्य रूप से पुरातात्विक अभिलेखों के अंदर से है और एक स्रोत है। ओसिया का जो शिलालेख है वो भी राजस्थान इतिहास का स्रोत है और राजस्थान के अभिलेख और शास्त्रों की स्थापना 1955 में की गई थी, जिसका मुख्यालय बीकानेर में। बस मुख्य पाठ। सो गाइस बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। मैं आपको बता दूं सेकंड पार्ट है प्रागैतिहासिक राजस्थान। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताने वाला था कि मैं ना 6 पार्ट का ये वीडियो करने वाला था, लेकिन अभी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ पे बहुत तेज खतरनाक वाली बारिश हो रही है दोस्तों। तो बारिश के कारण लाइटें सभी चली जा चुकी है, इसलिए मैं फर्स्ट डे सीरीज को 2 भागों के अंदर कन्वर्ट करूंगा 3 पार्ट के अंदर, इसलिए माफी चाहूंगा दोस्तों। चलो बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है प्रागैतिहासिक राजस्थान, जो कि प्रागैतिहासिक। सबसे पहले आपको पार्ट का नाम से ही आपका आधा प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। प्रागैतिहासिक यानी लिखित, ऐसा दस्तावेज। लिखित मतलब जिस समय लिखित के पहले के समय से संबंधित, यानी उस समय लिखित ऐतिहासिक नहीं था। तो इतिहास है वो लिखित के रूप में नहीं था, उससे पहले के जो भी अपने पास तत्व स्थान थे उसके बारे में बताए गए हैं। ऐतिहासिक पाषाण काल, प्राचीन सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल, यानी आपको बता दूं इसके अंदर सीधा कि वह वस्तु या वह स्थान जो लिखित ऐतिहासिक से पहले का है वो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। यानी प्रागैतिहासिक राजस्थान ऐतिहासिक स्थान है, उससे पहले जो लिखा नहीं जाता उससे पहले का क्या है उसके बारे में बताया गया। तो उसके बारे में मुख्य रूप से कालीबंगा, आहड़ और बालाथल, गणेश्वर, बैराट आदि ये मुख्य। बाकी सभ्यताएं हैं दोस्तों वो बहुत सारी है, 16 से 17 या 20 से 25 सभ्यताएं हैं। उसको जानने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है और मैं आपके दिमाग को हैक नहीं करना चाहता, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, पुरातात्विक स्थल और मुख्य काल थे वो मुख्य काल 4 प्रकार के थे। एक तो पाषाण काल था जिसे 1.5 लाख ईसा पूर्व माना जाता है, और सेकंड थे पूरा पाषाण काल जिसमें पत्थर के औजारों के परिणाम मिले, और तीसरा है मध्य पाषाण काल जो कि 10 ईसा पूर्व मतलब 10,000 ईसा पूर्व से माना जाता है, और चौथा है नवपाषाण काल जो 5,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अब मुख्य रूप से प्राचीन सभ्यता है वो आपको कालीबंगा और आहड़ 2 याद करनी है। अब बात करते हैं तीसरे अध्याय की तरफ। तीसरे अध्याय जानने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को
चलो बात करते हैं अध्याय 3 के बारे में। कालीबंगा आहड़ और बैराट के संदर्भ में प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक राजस्थान, इसके बारे में बालाजी बताइए। कालीबंगा आहड़ और बैराट के संदर्भ में हमारा जो राजस्थान है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ कि मैं अपने बालाजी के दर्शन करवा देता हूँ। अगर बालाजी के दर्शन करोगे ना तो जिंदगी भर सुकून पाओगे और बहुत अच्छा कार्य होने वाला है। जय श्री राम। ये लो बालाजी के दर्शन करो, उसके साथ पढ़ते जाओ, बहुत अच्छा होने वाला आपका पेपर। चलो बात करते हैं कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा है जो आपके कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ सरस्वती नदी यानी गगन नदी के स्थान पर स्थित है। आप अगर इसके ये नंबर आने वाला है दोस्तों, 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। कितना नंबर का आने वाला है? कम से कम 7 नंबर का आने वाला है। तो कालीबंगा को जो है हम और किस नाम से जानते हैं, मुख्य 7 पॉइंट बताऊंगा कालीबंगा के बारे में। चलो जानते हैं। सबसे पहले कालीबंगा का समय हो तो 2550 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वर्ष 1952 में पहली बार अमलानंद ने इसकी खोज की थी। 1960-61 में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ। बीबी लाल तथा BR पोथर ने कालीबंगा की जो है वो उत्खनन किया था 1960-61 में। कालीबंगा में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ। ठीक है। कालीबंगा किसके लिए विशेष रूप से प्रचलित है? वो है काले रंग की चूड़ियों के लिए। और सेवाएं विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले वो भी कालीबंगा से मिले। अब बात करते हैं कालीबंगा के लोग गाय, भैंस, बकरी, ऊंट तथा जो भी कुत्ते वगैरह थे उससे परिचित थे। और जो कालीबंगा सभ्यता थी उसमें पुरोहित जी का मुख्य स्थान हुआ करता था। किसका मुख्य स्थान हुआ करता था? पुरोहित जी के जो थी वो मुख्य भूमिका थी। अब चलो बालाजी के दर्शन के लिए अब आगे की बात करते हैं। आगे बात हैं पुरोहित जी का मुख्य स्थान होता था। अब चलो बात करते हैं आहार के बारे में। किसके बारे में? आहार के बारे में। आहार का मुख्य रूप से वर्णन करते हैं। देखो दोस्तों आज बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको एकदम क्लियरली वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। कल पार्ट 12 बजे से पहले मैं आपको किसी भी हालत में पार्ट इसका 2 प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। 30 लेसन इसके अंदर मैंने क्लियर कर लिया। कमिंग सून थ्रू पार्ट है। आहार सभ्यता के अंदर ये उदयपुर के अंदर है और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अंदर ताम्र का विकास हुआ। इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। इसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। 4 डॉक्टर सांकिले ने इसे बनास संस्कृति भी बताया। आहाड़ी कृषि यानी जो चावल एवं हाथी व कुत्तों से वो परिचित थे। दोस्तों मैं तो आपके अंदर 7 बता रहा हूँ। अगर बड़ा प्रश्न आ जाए, अगर आप ज़्यादा लिखना चाहो ना तो बहुत कुछ लिख सकते हो इसके बारे में। आप अपने मन से लिख सकते हो जो आपको याद है। जैसे कि ये आहाड़ वो कालीबंगा के लोग हैं, वो कच्ची मिट्टी के ईंटों का प्रयोग करके अपना मकान बनाया करते थे। ठीक है। उनके वहाँ पे जो कालीबंगा में थी वो एक दूसरे के जो गलियाँ थी वो समकोण पर काटती थी। ठीक है। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते थे। जैसे आहाड़ सभ्यता के लोग थे वो ताम्र को गलाकर उससे आभूषण बनाया करते थे। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो मैं भी अभी नहीं बता सकता। चलो मैं जो आपके रिवीजन पार्ट होगा ना उसके अंदर सब कुछ बता दूंगा। चलो बात करते हैं इसका अध्याय 6 की तरफ। अध्याय 6 है आहार के लोग। हाँ या पढ़ लो क्योंकि मैं इस टाइम पे बैठे इसका नाम नहीं लेना चाहता। कपड़े व आभूषणों के साथ। ठीक है। अब 7वां है ताम्र धातुकर्मी थे जो आहारवादी थे, वो ताम्र धरती थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जीएन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा याद नहीं रहे तो जीएन गुड नाइट यानी गोपीनाथ ना मतलब NN शर्मा। ठीक है। आहार सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी से पूर्व मतलब 1900 ईसा पूर्व से 12 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब बात करते हैं बैराट के बारे में। बैराट जयपुर बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। लो युगीन स्थल है ये। बैराट का प्राचीन नाम विराटगढ़ नगर है। यहाँ का उत्खनन कार्य दयाराम साहनी ने 1936-37 में प्रारंभ किया था। यहाँ इस सभ्यता के मौर्यकालीन तथा इसके बाद के अवशेष मिले। बैराट सभ्यता के लोगों का जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का। बैराट लोग लोहे के परिचित थे। दोस्तों मुझे पता है ये थोड़ा आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया तो माफी चाहूंगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना। कमिंग सून तो पार्ट कल आपको मैं 12 बजे से पहले डाल दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आप जरूर देखिए। बाकी मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे पिक्चर वीडियो के साथ। धन्यवाद। 70 में से 70 नंबर प्राप्त किए। अगर विश्वास नहीं है तो पीछे वाला वीडियो जाके देख लो। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आपका भाई आज लेकर आया है HI02 यानी राजस्थान का इतिहास प्रारंभ से 1206 ईस्वी से। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस एक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने भाई ने HD02 यानी कथा साहित्य का सीरीज चलाई थी, जिसके अंदर मैंने 5 और 2 7 वीडियो डाले थे। एक वीडियो इंफॉर्मेटिव डाली थी जो बेसिक डाली थी, और एक वीडियो लास्ट में जो थी वो वीडियो थी जो कि रिवीजन वाली थी, और 5 वीडियो एक्स्ट्रा थी। जो जिसने भी 7 वीडियो देखी दोस्तों उन्होंने 70 में से 70 नंबर प्राप्त किए। अगर विश्वास नहीं है तो पीछे वाला वीडियो जाके देख लो। दोस्तों आपका भाई बख्शा VMU अब आपको राजस्थान का इतिहास प्रारंभ 1206 ईस्वी तक से सारा कुछ डिटेल से बताएगा। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। कोई और वीडियो देखो ना देखो, इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये बता देता हूं मैं एक सबसे अच्छी बात कि आपको इसी महीने 23 तारीख होने वाला है राजस्थान का इतिहास का पेपर। उसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले उससे भी किसी का भी बेसिक जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलो बात करते हैं इकाई 1। इसके अंदर थोड़ा मोटा बता दूं कि अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर टोटल 11 अध्याय है और हमारे पास अभी तक 8 दिन बचे हैं। इस सीरीज के इस वीडियो के अलावा मैं 7 वीडियो और डालूंगा, जिस वीडियो मतलब 7 एक और ये अगर 8 वीडियो देख लेना आप दोस्तों तो आपके 70 में से 60 नंबर प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। सही, आप पूरे साल नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इतना ही आपके लिए काफी है। तो बोलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको बता देता हूं कि इस वीडियो का पहला पार्ट है वो है इकाई 1 राजस्थान का इतिहास और इसके स्रोत, और दूसरा इकाई 2 प्रागैतिक इतिहास का राजस्थान, और इकाई 3 है वो है कालीबंगा आहाड़ बैराट के संदर्भ में प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक राजस्थान, और इकाई 4 है वो जनपद युगीन राजस्थान। अध्याय 5 है वो है राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इकाई 6 है पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उसका युग। देखो दोस्तों अगर आपने एक वीडियो देख लिया ये और बाकी के जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सिर्फ 5 वीडियो आएंगे इस समेत, 3 वीडियो इसके होंगे, इन पाठों का पूरा सारांश निकलेगा। एक वीडियो में सबका रिवीजन होगा, एक हो गया 5 और एक वीडियो के अंदर मैं इसका संपूर्ण पेपर बता दूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जिसने सब्सक्राइब किया उसका बहुत
बहुत बहुत बहुत हेल्पफुल था। आपने बहुत सारे कमेंट कर दिए कि सर प्लीज 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 वीडियो डालो, तो मैंने डाल दिया। तो चलो 21/7 का शुरुआत करते हैं। महाराणा कुंभा, राणा सांगा एवं महाराणा प्रताप के अधीन मेवाड़ था, उस समय क्या क्या हुआ था इसके बारे में। और 21/8 राजपूत मुगल संबंध, अजमेर के मान सिंह, बीकानेर के राय सिंह, मारवाड़ के जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जोधपुर का किला बनवाया था वो जसवंत सिंह, एवं जयपुर के सवाई सिंह के विशेष संदर्भ में, मतलब इन्होंने क्या क्या महान कार्य किया, मुगलों के खिलाफ क्या क्या लड़े, वो सभी के बारे में डिटेल से वीडियो है। तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रोज शाम 5 बजे एक शानदार वीडियो आने वाला है। तो चलिए 21/9 के बारे में बात करते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में कला स्थापत्य चित्रकला का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं मैं आपको। 21/10 मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। चलिए बात करते हैं 11 का मध्यकालीन राजस्थान में सूफी आंदोलन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन इसके प्रमुख राजनीतिकार थे। 21/12 राजस्थान में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना 1817 की संध्या, कारण, धारा एवं प्रभाव। 21/13 1897 ईस्वी का विलप, कारण एवं परिणाम, क्यों युद्ध छिड़ा, क्यों खत्म हुआ, इसके परिणाम क्या थे, इसका नुकसान क्या थे, इसके कारण क्या थे, झांसी की रानी क्यों मरी, झांसी की रानी क्यों जिंदा रही, झांसी की रानी के बारे में, तात्या टोपे के बारे में, सभी के बारे में जानकारी से वर्णन करेंगे। प्लीज प्लीज एक ही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 14 राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजोलिया शेखावटी आंदोलन, आपको बताएं बिजोलिया आंदोलन 1921 के अंदर हुआ था, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला कह रहा हूं, संपूर्ण जानकारी प्लीज चैनल के साथ बने रहो। चलो अध्याय 15 है गोविंदगिरी और मोतीलाल जेठालाल के नेतृत्व में राजस्थान में आदिवासी आंदोलन क्या क्या हुआ था। चलो बात करते हैं अध्याय 16 है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रधानमंत्रियों का योगदान क्या रहा, मेवाड़ जोधपुर भरतपुर के विशेष संदर्भ में। 21/17 राजपूतों की रियासतों का विलय तथा राजस्थान राज्य का निर्माण कैसे हुआ। चलो 21/18 राजस्थान में महिलाओं की स्थिति के उत्थान का प्रयास किया गया। तो दोस्तों ये है 18 पार्ट, अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बारे में SI 02 के बारे में संपूर्ण सिलेबस लाने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत।